सूखापुर गांव की धूल भरी पगडंडी पर अर्जुन खड़ा था। उसकी जेब में बस एक पीतल का घिसा हुआ सिक्का था, उसकी कुल जमा पूंजी। धूप इतनी तेज थी कि पत्थरों से भी पसीना टपकता महसूस होता। अर्जुन को पता था कि सिर्फ पानी से जिंदा रहना मुश्किल है, उसे व्यापार करना होगा। लेकिन व्यापार के लिए पूंजी कहाँ थी? लोग उसे पागल कहते थे जब उसने घोषणा की, मुझे 1000 बकरियां चाहिए। एक सिक्का और लक्ष्य 1000 बकरियां, ये गणितीय रूप से असंभव था। लेकिन अर्जुन की आंखों में लालच नहीं, बल्कि एक गहरी तेज चमक थी। उसने सिक्का अपनी हथेली पर पलटा और मुस्कराया। जादू से नहीं, उसने मन ही मन कहा, सिर्फ अक्ल से। उसने अपना एकमात्र सिक्का खर्च करने का फैसला किया। न बीज पर, न भोजन पर, बल्कि एक पुरानी फटी हुई चमड़े की रस्सी पर, जो गांव के बाजार में कबाड़ के ढेर में पड़ी थी। दुकानदार भौंचक्का रह गया। एक सिक्का सिर्फ इस बेकार रस्सी के लिए? अर्जुन ने रस्सी को कसकर पकड़ा। यह उसकी पहली चाल थी, एक ऐसी चाल जिसने आने वाले दिनों में हजारों बकरियों के झुंड का रास्ता तैयार करना था। यह रस्सी उसके दिमाग में सोने से ज्यादा कीमती थी। अर्जुन रस्सी को लेकर सीधा गांव के मुख्य रास्ते पर नहीं गया, बल्कि उस ओर बढ़ा जहां मेहनतकश कारीगर काम करते थे। उसकी नजर तुरंत कुम्हार गोविंद पर पड़ी, जो गीली मिट्टी के बड़े घड़े गाड़ी पर लाद रहा था। गोविंद की पुरानी डोरी बार बार टूट जाती थी और वो हताश दिख रहा था। गोविंद भाई, अर्जुन ने आवाज दी, ये रस्सी जरा देखो, चमड़े की है, मजबूत और सालों चलेगी। उसने रस्सी की गांठें ऐसे दिखाई जैसे वो कोई शाही सौदा हो। गोविंद ने रस्सी को परखा। ये उसके भारी काम के लिए एकदम सही थी। इसके बदले क्या चाहिए, अर्जुन? ज्यादा नहीं, अर्जुन ने कहा, बस वो छोटा सा बिना इस्तेमाल किया हुआ मिट्टी का घड़ा जो तुमने अभी अभी बनाया है। गोविंद ने हैरानी से सिर खुजलाया। एक पुरानी रस्सी के बदले नया मजबूत घड़ा? पर उसकी गाड़ी का काम रुका हुआ था। उसने तुरंत घड़ा दे दिया। अर्जुन ने रस्सी दी और घड़ा लेकर आगे बढ़ गया। अब उसके पास सिर्फ एक बेकार रस्सी नहीं, बल्कि एक उपयोगी पात्र था। अगला कदम उसने सोचा, एक बीज होगा, लेकिन अनाज का नहीं, भरोसे का। अर्जुन घड़ा लेकर गांव के उस हिस्से में पहुंचा जहां दिन भर कड़ी धूप रहती थी। एक छोटे से बाग में एक मेहनती माली रमेश अपने पौधों को पानी दे रहा था, लेकिन उसका छोटा सा पात्र बार बार खाली हो रहा था। अर्जुन ने देखा कि माली कितनी मशक्कत कर रहा है। माली जी, अर्जुन ने आवाज दी, ये घड़ा लीजिए, इससे एक बार में अधिक पानी भरा जा सकेगा और पौधों को जल्दी राहत मिलेगी। रमेश ने उत्सुकता से घड़ा लिया। उसका काम सच में आसान हो गया। जब वो पानी दे चुका तो उसने कृतज्ञता से पूछा, तुमने मेरी इतनी मदद की, बोलो इसके बदले क्या चाहिए? बस इतना, अर्जुन मुस्कुराया, कि तुम मुझे अपनी बगिया से उपजाऊ खाद का एक छोटा ढेर दे दो। रमेश चौंक गया। एक मजबूत घड़े के बदले खाद? ये तो मुफ्त जैसा था। उसने तुरंत खाद का एक ढेर अर्जुन को दिया। अब अर्जुन के पास उपयोगी खाद थी, जो बीज के लिए नहीं, बल्कि मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए एकदम सही थी। भरोसे का बीज अब तैयार था, जिसमें समृद्धि की जड़ें जमनी थी। अर्जुन उपजाऊ खाद का ढेर लेकर फौरन गांव के सबसे किनारे पहुंचा, जहां की जमीन पथरीली और सूखी थी। वहां एक किसान सुरेश अपने खेत को हताश निगाहों से देख रहा था। उसकी मेहनत रंग नहीं ला रही थी, क्योंकि मिट्टी में दम नहीं था। सुरेश भाई, अर्जुन ने कहा, क्या तुम अपनी सबसे कमजोर जमीन को उपजाऊ बनाने में मेरी मदद लोगे? सुरेश ने थकी हुई आवाज में पूछा, इसके बदले क्या चाहिए, नौजवान? मेरे पास देने को कुछ नहीं है, बस इतना, अर्जुन ने खाद का ढेर दिखाते हुए कहा, कि तुम इस खाद का इस्तेमाल अपनी सबसे बेकार जमीन पर करो। जब 6 महीने बाद तुम्हारी फसल उम्मीद से बेहतर निकले,
तो तुम मुझे उस उपज का 15% देना। सुरेश ने हिसाब लगाया। अगर फसल अच्छी नहीं हुई तो उसे कुछ नहीं देना पड़ेगा। ये तो जोखिम रहित निवेश था। उसने खुशी खुशी सौदा मान लिया। अर्जुन ने इस बार घड़े या खाद के बदले कोई चीज नहीं, बल्कि भविष्य की फसल में सीधी साझेदारी हासिल कर ली थी। अब उसकी रणनीति का अगला चरण शुरू होने वाला था। 6 महीने का इंतजार अर्जुन के लिए बहुत लंबा था। समय गंवाना उसकी रणनीति का हिस्सा नहीं था। वो जानता था कि फसल शानदार होगी, लेकिन उसे उस भविष्य की पूंजी को वर्तमान में बदलने का रास्ता खोजना था। अगले ही दिन अर्जुन सीधे गांव के सबसे बड़े व्यापारी धर्मपाल साहूकार के पास पहुंचा। साहूकार जी, मुझे एक छोटा सा ऋण चाहिए, जिसके बदले मैं आपको अपनी जमीन या गहने नहीं, बल्कि गारंटीड उपज में हिस्सा दूंगा। साहूकार हैरान हुआ। ऐसी कौन सी उपज है जिस पर तुम अभी से दाव लगा रहे हो? अर्जुन ने सुरेश के खेत का 15% साझेदारी का अनुबंध दिखाया। उसने आत्मविश्वास से कहा कि यह फसल सामान्य नहीं, बल्कि इतना सोना उगाएगी कि साहूकार का मुनाफा कई गुना होगा। धर्मपाल को अर्जुन की बातों पर पूरा यकीन नहीं था, पर उस साझेदारी पत्र में जोखिम कम दिख रहा था। उसने 5 सोने के सिक्के अर्जुन को दिए। अब अर्जुन के पास खेती की भविष्य की साझेदारी थी और तत्काल पूंजी भी। इस पूंजी का उपयोग सीधे बकरियों के बाजार में किया जाना था। अर्जुन अगले दिन सीधा विशाल पशु बाजार पहुंचा। उसके पास 5 सोने के सिक्के थे, पर वो जानता था कि सीधे सीधे अच्छी बकरियां खरीद लेना अक्ल नहीं, सामान्य व्यापार है। उसकी निगाह उन अवसरों को ढूंढ रही थी जहां कम पूंजी में अधिक मूल्य छिपा हो। बाजार के एक सुनसान कोने में उसकी नजर एक बूढ़े चरवाहे पर पड़ी, जो अपनी 5 दुबलिपतली मगर स्वस्थ मादा बकरियां बेचने को आतुर था। वे दिखने में कुछ कमजोर थी, पर अर्जुन ने उनकी प्रजनन क्षमता और स्वास्थ्य भांप लिया। चरवाहे को तत्काल नकदी चाहिए थी और वह उन्हें केवल 1 सोने के सिक्के में बेचने को तैयार हो गया। अर्जुन ने तुरंत सौदा पक्का किया। उसने सावधानी से वो सिक्का चरवाहे को थमाया। अब उसके पास 5 बकरियां थी और बाकी के 4 सिक्के अभी भी बचे थे। ये शुरुआत थी, एक बीज से 5 पौधे। अब वो बाकी पूंजी का उपयोग इन बकरियों के पालन पोषण, चारे और उनकी सुरक्षा के लिए मजबूत बाड़े बनाने में करने वाला था, ताकि संख्या तेजी से बढ़ाई जा सके। अर्जुन ने तुरंत बचे हुए 4 सिक्कों का लेखा जोखा किया। उसने एक सिक्का सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले चारे पर खर्च किया, जिसमें आवश्यक खनिज और पोषक तत्व थे। ये कमजोर बकरियों को तेजी से स्वस्थ बनाने के लिए जरूरी था। ये महंगा था, पर अर्जुन जानता था कि स्वास्थ्य में निवेश ही सबसे बड़ा मुनाफा देगा। अगले 2 सिक्कों से उसने मजबूत लकड़ियों और कांटेदार तारों का इंतजाम किया, ताकि रात के शिकारियों से पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। उसने बाड़ा केवल बड़ा नहीं बनाया, बल्कि रोटेशनल ग्रेजिंग के लिए उसे छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित किया, जिससे जमीन की उर्वरता भी बनी रहे और संक्रमण का खतरा कम हो। अंतिम सिक्के को उसने एक अनुभवी चरवाहे की अस्थायी मदद लेने के लिए रखा, जो बकरियों के प्रजनन चक्र और स्वास्थ्य की बारीक निगरानी कर सके। अर्जुन ने समझा कि 5 को स्वस्थ 12 बनाने में सिर्फ ताकत नहीं, बल्कि सटीक प्रबंधन की जरूरत थी। 6 महीने के भीतर 5 बकरियां सिर्फ स्वस्थ ही नहीं हुई, बल्कि उनकी संख्या बढ़कर 13 हो चुकी थी। ये पूंजी का सही जगह पर किया गया बुद्धिमानी भरा निवेश था। 13 बकरियां सिर्फ एक संख्या नहीं थी, वे अर्जुन के लिए एक जीवित, बढ़ती हुई पूंजी थी। उसने अब व्यापारिक चक्र को शुरू करने का निर्णय लिया। हर तीसरे महीने उसने सबसे अच्छे नर मेमनों को बाजार में बेचना शुरू किया, जिससे तुरंत नकद आय हो सके। इससे भी महत्वपूर्ण, उसने बकरियों के दूध को व्यर्थ नहीं जाने दिया। उसने गांव की 2 जरूरतमंद महिलाओं को रोजगार दिया, जिन्हें दूध से उच्च गुणवत्ता वाला पनीर और घी बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई। ये दूध उत्पाद
शहर के छोटे बाजारों में प्रीमियम दामों पर बिकने लगे। इस मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा अर्जुन ने वापस बकरियों के लिए बेहतर नस्ल के नर खरीदने और अपनी जमीन का विस्तार करने में लगाया। 1 साल के भीतर अर्जुन के पास कुल 28 स्वस्थ बकरियां थी और उसके पास इतना धन जमा हो चुका था कि वो स्थायी बाड़ा और गहरा कुआं बनवा सके। अब उसका लक्ष्य 100 बकरियों के आंकड़े को छूना था, जिसके लिए उसने गांव के सबसे बड़े जमींदार से अनुबंध करने की योजना बनाई। ये विकास गति, अक्ल और निरंतर पुनर्निवेश का सीधा परिणाम थी। अर्जुन जानता था कि गांव के सबसे बड़े जमींदार सेठ मानिकचंद को प्रभावित करने के लिए केवल पैसा काफी नहीं होगा। उन्हें व्यवस्थित, दूरदर्शिता और सुरक्षित मुनाफे का आश्वासन चाहिए था। अर्जुन ने एक शाम उनसे मिलने का समय मांगा। वो खाली हाथ नहीं गया, बल्कि अपने साथ पिछले 1 साल के सभी लाभहानि का सटीक ब्यौरा और शहर के दूध बाजार की बढ़ती मांग पर एक संक्षिप्त रिपोर्ट लेकर गया। सेठ जी के सामने अर्जुन ने विनम्रता से लेकिन आत्मविश्वास के साथ अपना प्रस्ताव रखा। उसने सेठ की उस बड़ी बंजर जमीन को लीज पर लेने की इच्छा व्यक्त की, जिसका उपयोग दशकों से नहीं हुआ था। किराए के रूप में उसने सालाना मोटी रकम देने के बजाय पहले 3 साल तक बकरी पालन से होने वाले शुद्ध मुनाफे का एक निश्चित प्रतिशत देने की पेशकश की। यह साझेदारी का ऐसा अनूठा मॉडल था जिसमें जमींदार को बिना किसी जोखिम के निष्क्रिय आय मिल रही थी। सेठ मानिकचंद, जो हमेशा नकद किराया चाहते थे, इस गणित को देखकर पहली बार सोचने पर मजबूर हुए। ये सौदा जमीन नहीं, बल्कि भरोसे और अक्ल पर टिका था। सेठ मानिकचंद ने अपनी लंबी दाढ़ी सहलाई। उन्हें यह प्रस्ताव अनोखा लगा, लेकिन उसमें छिपी दूरदर्शिता स्पष्ट थी। यह सौदा मुनाफे पर टिका है तो मुनाफा चाहिए, पर तुम्हारे पास पूंजी और बकरियां कहाँ है? इस काम में लाखों का निवेश चाहिए। सेठ ने शंका जाहिर की। युवा वीर मुस्कुराया। सेठ जी, मेरे पास अभी सिर्फ एक सिक्का है, जो आपकी चाय का बिल चुकाने के लिए काफी है। पूंजी के लिए मैं बैंकों के पास नहीं जाऊंगा। मैं गांव के उन छोटे किसानों से संपर्क कर रहा हूं, जिनके पास 4 या 5 बकरियां हैं, पर उन्हें चराने के लिए बड़ी जमीन नहीं है। मैं उन्हें मुनाफे में हिस्सेदारी का वादा करके उनकी बकरियां उधार लूंगा। इसके बदले में मैं उनकी बकरियों के देखभाल और प्रजनन की पूरी जिम्मेदारी लूंगा। सेठ मानिकचंद सन्न रह गए। ये व्यापार बिना पूंजी के नहीं, बल्कि सामुदायिक विश्वास और साझा मुनाफे की नींव पर शुरू हो रहा था। ये जोखिम का हस्तांतरण था। सेठ ने तुरंत हामी भर दी। अगले ही दिन वीर ने उस बंजर जमीन के कोने में पहला टेंट गाड़ा और अपनी इस जमीनी रणनीति को साकार करना शुरू कर दिया। वीर ने गांव के चौक पर सभा बुलाई। उसने साफ साफ कहा कि वो उनकी बकरियां छीनने नहीं, बल्कि उन्हें बढ़ाने आया है। आपकी बकरियां आपकी है, पर अब उनकी देखभाल और बढ़ती संख्या की जिम्मेदारी मेरी। आपको केवल हिस्सा चाहिए, जिसके लिए आपको हाथ पैर भी नहीं चलाने पड़ेंगे। शुरुआत में लोग संदेह में थे, अपनी मेहनत की कमाई किसी परदेसी के हवाले कैसे कर दें, लेकिन वीर ने न केवल लिखित करार दिया, बल्कि हर महीने एक छोटे मुनाफे की अग्रिम राशि देने का वादा भी किया, जो सीधे सेठ मानिकचंद के खाते से समर्थित थी। ये जमानत काम कर गई। सबसे पहले छोटी जोत वाले किसान दयानंद ने अपनी 7 बकरियां वीर के बाड़े में भेजी। जब 2 सप्ताह बाद दयानंद को पहली किस्त मिली और उसने देखा कि उसकी बकरियां पहले से ज्यादा तंदुरुस्त थी, तो गांव में चर्चा फैल गई। देखते ही देखते छोटे छोटे झुंड जुड़ने लगे। वीर ने उस बंजर जमीन पर मजबूत बाड़े बनाने शुरू किए और हर हिस्सेदार को एक पशुधन पहचान पत्र दिया, जो सामुदायिक विश्वास के इस नए मॉडल की नींव बन गया। गांव के बाड़े अब पशुओं से भरने लगे थे। जल्दी ही कुल बकरियों की संख्या 300 के पार चली गई। वीर जानता था कि अब सिर्फ सामान्य देखभाल से काम नहीं चलेगा, उसे व्यवस्थित प्रबंधन की आवश्यकता थी। उसने अपनी योजना के अगले चरण को सक्रिय किया।
उसने 3 ऐसे बेरोजगार युवाओं को काम पर रखा जिन्हें पशुपालन का अच्छा ज्ञान था और उन्हें पशुधन प्रबंधक का पद दिया। वीर ने उन्हें सिखाया कि डेटा कैसे रिकॉर्ड करना है, कौन सी बकरी दूध दे रही है, किसका वजन बढ़ रहा है और किसे चिकित्सा सहायता की जरूरत है। ये सब पारदर्शिता बनाए रखने के लिए जरूरी था। सेठ मानिकचंद के खाते से बकरियों के स्वास्थ्य बीमा की व्यवस्था भी की गई, जिससे किसानों का विश्वास और गहरा हो गया। जिस बंजर जमीन को सब शाप समझते थे, वो अब समुदाय की सबसे बड़ी पूंजी बन चुकी थी। वीर ने साबित किया कि पूंजी केवल पैसे में नहीं, बल्कि सही विचार और मजबूत विश्वास में होती है। जल्द ही इन व्यवस्थित प्रयासों का परिणाम जमीन पर दिखने लगा। 3 महीनों के भीतर ही बकरियों की संख्या 1000 के पार हो गई और दूध तथा ऊन का उत्पादन दोगुना हो गया। पहली तिमाही में इतना मुनाफा हुआ कि वीर ने किसानों को उनके श्रम का पहला बड़ा हिस्सा वितरित किया। ये पैसा केवल तनख्वाह नहीं था, ये स्वाभिमान था। कई किसानों ने तुरंत अपने बच्चों को शहर के अच्छे स्कूलों में भेजने का फैसला किया, जो गरीबी के कारण असंभव था। सेठ मानिकचंद ने वीर के कंधे पर हाथ रखा और कहा, वीर, तुमने साबित किया कि प्रबंधन का डेटा आधारित नजरिया लालच पर नहीं, बल्कि दीर्घकालिक समृद्धि पर केंद्रित होता है। वीर ने अब अगला कदम उठाया। उन्होंने किसानों को प्रेरित किया कि वे एक सहकारी ऋण समिति बनाएं। इस समिति का उद्देश्य था कि मुनाफे का कुछ हिस्सा आपातकालीन निधि और इस मॉडल के विस्तार के लिए रखा जा सके। अब लक्ष्य सिर्फ अपने गांव तक सीमित नहीं था, ये पशुधन क्रांति अन्य गांवों तक फैलने को तैयार थी, जिसकी शुरुआत मात्र एक सिक्के से हुई थी। सहकारी ऋण समिति की पहली बैठक में वीर ने सिर्फ लाभ के आंकड़े पेश नहीं किए, बल्कि भविष्य की योजना का ब्लूप्रिंट रखा। एक सिक्के का मतलब सिर्फ एक बकरी नहीं है, उन्होंने कहा, इसका मतलब है जोखिम का सामूहिक वहन। उन्होंने पड़ोसी गांवों के मुखियाओं को आमंत्रित किया। पहले वे संशय में थे, पर जब उन्होंने देखा कि वीर के गांव में बकरियों की मृत्यु दर सबसे कम है और किसानों के पास आपातकाल के लिए पर्याप्त धन है, तो उनकी आंखें खुली रह गई। वीर ने समझाया कि ये जादू नहीं, बल्कि सटीक डेटा ट्रैकिंग और सामुदायिक प्रबंधन का परिणाम है। समिति ने तय किया कि विस्तार के लिए शुरुआती पूंजी पहले समूह के मुनाफे से दी जाएगी, जिससे नए सदस्यों पर ऋण का बोझ न पड़े। इस बुद्धिमानी भरी योजना ने पशुधन क्रांति को तेजी से गांव-गांव फैलाना शुरू कर दिया, जो अब केवल 1000 बकरियों का नहीं, बल्कि हजारों परिवारों की आत्मनिर्भरता का प्रतीक बन चुकी थी। जैसे जैसे ये पशुधन क्रांति आसपास के जिलों में पहुंची, उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। वीर ने महसूस किया कि अब सिर्फ बकरियां पालना काफी नहीं है, चुनौती थी बाजार तक सीधी पहुंच। अगले कदम के तौर पर उसने सभी सहभागी किसानों के लिए एक सामुदायिक मंडी ऐप विकसित करवाया। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हर किसान अपने पशुओं की गुणवत्ता, स्वास्थ्य रिकॉर्ड, जो पहले से ही व्यवस्थित था, और अनुमानित विक्रय मूल्य पारदर्शिता के साथ दर्ज कर सकता था। बड़े खरीदार, जो पहले बिचौलियों के जाल में फंसे थे, अब सीधे उत्पादकों से संपर्क करने लगे। इस तकनीकी हस्तक्षेप ने मुनाफाखोरी को जड़ से समाप्त कर दिया। वो छोटा सा सिक्का जिसने डेटा ट्रैकिंग शुरू की थी, अब हजारों किसानों को उनके मुनाफे का पूरा हिस्सा दिला रहा था। ये केवल बकरियों की संख्या बढ़ने की कहानी नहीं थी, ये संगठित शक्ति और आधुनिक तकनीक के तालमेल की मिसाल थी, जिसने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सचमुच पलट दिया था। अब हर किसान अपने व्यवसाय का स्वामी था। इस क्रांतिकारी बदलाव का असर केवल मुनाफे की संख्या तक सीमित नहीं रहा, बल्कि गांव की सामाजिक संरचना को भी बदलने लगा। किसान, जो कभी कर्ज के बोझ तले दबे थे, अब गर्व से खड़े थे। कच्चे घरों की जगह पक्की दीवारें ले रही थी, और सबसे बड़ा परिवर्तन किसानों की आंखों में था। अब वहां डर नहीं, आत्मविश्वास की चमक थी। बच्चों को अब स्कूल से निकालकर काम पर नहीं लगाया जाता था। वे गर्व से उच्च शिक्षा के लिए शहरों की ओर जा रहे थे।
इस सफलता की गूंज आसपास के इलाकों तक पहुंची। पड़ोस के 10 अन्य गांवों ने एकजुट होकर इस सिक्का मॉडल को अपनाने की गुहार लगाई। उन्होंने मिलकर एक वृहद उत्पादक संघ, प्रोड्यूसर यूनियन, बनाया, ये सिद्ध करते हुए कि तकनीक का सच्चा उद्देश्य बिचौलियों को हटाना नहीं, बल्कि उत्पादकों को आत्मनिर्भर बनाना है। ये केवल एक व्यापारिक मॉडल नहीं, बल्कि स्वावलंबन की एक नई विचारधारा थी। उत्पादक संघ के सामने अब चुनौती 1000 बकरियों की गुणवत्ता एक समान बनाए रखने की थी। बड़े बाजार में प्रवेश के लिए केवल मात्रा काफी नहीं थी, विश्वसनीयता आवश्यक थी। गांव के मुखिया, जिसने पहले सिक्का मॉडल शुरू किया था, उन्होंने फिर से अपनी अक्ल का प्रदर्शन किया। उन्होंने सुझाव दिया कि हर गांव के हर उत्पाद पर एक विशिष्ट डिजिटल जांच सिक्का, डिजिटल वेरिफिकेशन कॉइन, लगाया जाए। यह सिक्का कोई धातु का टुकड़ा नहीं था, बल्कि एक क्यूआर कोड था जो ग्राहकों को सीधे उत्पादक की प्रोफाइल, माल की गुणवत्ता जांच रिपोर्ट और मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया दिखाता था। इस तकनीक से पारदर्शिता इतनी बढ़ गई कि बड़े शहरी व्यापारी भी अब बिचौलियों को भड़काकर मनमानी कीमतें तय नहीं कर पाए। संघ की सामूहिक शक्ति और ये डिजिटल सिक्का मिलकर उन्हें देश के सबसे विश्वसनीय ग्रामीण ब्रांड के रूप में स्थापित करने लगे, जहां हर उत्पाद की कहानी ग्राहकों तक सीधी पहुंचती थी। धूल भरी दोपहर थी। सूरज मानो आसमान से आग बरसा रहा था। सूखे की मार झेल रहे उस छोटे से गांव के बाजार में केवल निराशा की गंध थी। वीर, जिसकी उम्र बमुश्किल 22 रही होगी, एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठा अपनी फटी जेब टटोल रहा था। उसके हाथ में एक घिसा-पिटा तांबे का सिक्का आया, उसकी आखिरी बचत, जिसका मोल शायद एक दिन का नमक भी न था। लेकिन वीर की निगाहें बाजार के दूसरी छोर पर चल रहे भव्य बकरियों के झुंड पर टिकी थी। मालिक गांव का सबसे बड़ा जमींदार था और चरवाहा अहंकार से अपनी लाठी घुमा रहा था। 1000 बकरियां, वीर ने मन ही मन गणना की, और मेरे पास बस ये एक तुच्छ सिक्का। गांव के लोग उसे ख्याली पुलाव पकाने वाला कहकर हंसते थे, पर वीर के चेहरे पर संकल्प की कठोरता थी। ये सिर्फ व्यापार नहीं था, ये गरीबी को चुनौती देने का उसका सपना था। उसे पता था कि उसे जादू की नहीं, बल्कि ऐसी अक्ल की जरूरत थी जो इस एक सिक्के को हजारों में बदल सके। ये दाव था जो अब शुरू होने वाला था। उसका पहला कदम एक ऐसी चीज खरीदना था जिसकी बाजार में कोई कीमत ना हो। उसने सिक्का मुट्ठी में भींच लिया और एक पुरानी जर्जर दुकान की ओर चल दिया। पुरानी जर्जर दुकान के अंदर सड़ी हुई लकड़ी और नमी की तेज गंध थी। बूढ़ा दुकानदार शंकर आंखें मूंदकर बैठा था, जैसे सदियों से वहीं सो रहा हो। वीर ने धीरे से मेज पर अपना इकलौता सिक्का रखा। काका, मुझे यहां सबसे कम कीमती चीज खरीदनी है, उसने कहा। शंकर ने बिना आंखें खोले जवाब दिया, सब कुछ ही कूड़ा है। वो कोना देखो, वहां 10 साल पुराना एक नक्शा पड़ा है, फटा हुआ, अधूरा, कोई नहीं लेता। वीर ने तुरंत उस जीर्ण शीर्ण हल्के नीले रंग के नक्शे को उठा लिया। लोगों को उसमें पुराने मिट चुके रास्तों और सूखे कुओं के अलावा कुछ नहीं दिखा, पर वीर ने उसमें छिपी संभावनाएं देखी। ये नक्शा उन ऊंचे पहाड़ों के दुर्गम रास्तों को दिखाता था, जहां सबसे सस्ती चरागाह वाली जमीनें थी, पर कोई व्यापारी पहुंच नहीं पाता था। ये अक्ल का पहला दाव था, बाजार मूल्य नहीं, गुप्त ज्ञान। अब अगला कदम था उस ज्ञान को मुनाफे में बदलना। वीर जानता था कि दुर्गम रास्तों पर जाने के लिए बड़े बैलगाड़ियों या भारी पूंजी की जरूरत नहीं होती, बल्कि चाहिए होती है स्थानीय मदद और छोटी सी तकनीक। अगले ही दिन उसने अपना इकलौता सिक्का खर्च किया और बाजार से टूटी हुई रस्सी के कुछ टुकड़े और एक मजबूत कुल्हाड़ी खरीदी। वो सीधा उन पहाड़ों की तलहटी में गया जहां का नक्शा उसके पास था। वहां उसने देखा कि कई चरवाहे अपनी भेड़ों को चराने की जगह के लिए जूझ रहे थे, क्योंकि घाटी की जमीनें महंगी थी।
वीर ने एक वृद्ध चरवाहे से संपर्क किया। बाबाजी, वीर ने कहा, क्या होगा अगर मैं आपको ऊपर की उस नई और हरी भरी चरागाह तक का रास्ता दिखाऊं, जहां घास भरपूर है, और बदले में आप अपनी बकरियों का 10वां हिस्सा मुझे दे? चरवाहा संदेह से मुस्कुराया। रास्ता तो था ही नहीं, पर वीर की आंखों में छिपी निश्चितता ने उसे हाँ कहने पर मजबूर कर दिया। ये वीर का दूसरा दाव था, श्रम और गुप्त ज्ञान का साझेदारी में निवेश। वीर ने दरअसल उस पहाड़ की छाया में एक पुरानी, भूली हुई पगडंडी खोजी थी, जिसका इस्तेमाल बरसों से नहीं हुआ था। यह रास्ता एक छिपी हुई, पानी से भरपूर घाटी तक पहुंचता था। वीर ने अपने पास बचे हुए एकमात्र सिक्के का इस्तेमाल किया, मजदूरों को किराए पर लेकर उस रास्ते को तुरंत साफ करवाने के लिए। जब वृद्ध चरवाहे ने अपनी 400 बकरियों को उस घास से लदी भूमि पर चरते देखा, तो उसकी आंखें भर आई। ये सचमुच जादू जैसा था। वादे के अनुसार उसने तुरंत वीर को 40 स्वस्थ बकरियां सौंप दी। 40 बकरियां, ये एक चरवाहे की साल भर की मेहनत थी। वीर ने उस संपत्ति को अपनी पहली पूंजी माना। अब उसे और चरवाहों को अपने साथ जोड़ने में देर नहीं लगी, क्योंकि सफलता सबके सामने थी। एक सिक्का, थोड़ा श्रम और बहुत सारी अक्ल ने पहली फसल दी थी। जल्द ही 10 और चरवाहे साझेदारी के लिए कतार में खड़े थे। वीर ने उन 10 उत्सुक चरवाहों को केवल साझेदार नहीं, बल्कि पूंजी प्रबंधक, कैपिटल मैनेजर्स बनाया। उसने अपनी 40 बकरियों को 10 छोटे समूहों में विभाजित किया, 4 बकरियां प्रति चरवाहा। ये 4 तुम्हारी जिम्मेदारी है, वीर ने स्पष्ट किया। तुम्हें इनकी देखभाल करनी है, इन्हें बढ़ाना है। हर नई बकरी में तुम्हारा निश्चित हिस्सा होगा, और बाकी पूंजी में दोबारा निवेश किया जाएगा। ये एक ऐसा प्रस्ताव था जिसमें जोखिम कम और प्रेरणा अधिक थी। चरवाहे जानते थे कि ये एक नया, व्यवस्थित तरीका है। अब वे केवल मजदूर नहीं थे, बल्कि अपने भविष्य के मालिक थे। उनके निहित स्वार्थ और वीर की व्यवस्थित रणनीति ने मिलकर काम किया। केवल 6 महीने के भीतर 40 बकरियों का झुंड तेजी से बढ़कर 150 पार कर गया। वीर की अक्ल ने एक बड़े साम्राज्य की नींव डालनी शुरू कर दी थी, वो भी बिना कोई नया सिक्का लगाए। अगला लक्ष्य स्पष्ट था, और चरवाहे और भूमि और हजारों बकरियां। लेकिन इस बार विस्तार के लिए उसे दांत साफ करने की नहीं, बल्कि बड़े सौदों की जरूरत थी। वीर जानता था कि बड़े खेल में उतरने के लिए केवल बकरियों की गिनती काफी नहीं है, उसे अब विश्वास बेचना होगा। उसने अपनी लेखा जोखा पुस्तिका तैयार की, जिसमें न केवल वर्तमान लाभ, बल्कि उसके चरवाहा मॉडल की अद्वितीय सफलता दर भी स्पष्ट थी। इस पुस्तिका की ताकत लेकर वो सीधे इलाके के सबसे बड़े जमींदार ठाकुर साहब के पास पहुंचा। ठाकुर साहब की हजारों बीघा जमीन बेकार पड़ी थी। उन्हें चारे या निगरानी में कोई रुचि नहीं थी। ठाकुर साहब, वीर ने आत्मविश्वास से कहा, मुझे जमीन नहीं, केवल उसके इस्तेमाल का अधिकार चाहिए। मेरी व्यवस्थित रणनीति से आपकी बंजर भूमि पर सोना उगलेगा, और आपको कोई नया निवेश नहीं करना पड़ेगा। वीर ने ठाकुर साहब को बिना जोखिम के जमीन के उपयोग से होने वाले कुल लाभ का एक निश्चित प्रतिशत देने की पेशकश की। यह साझेदारी हजारों बकरियों के विस्तार के लिए पहला निर्णायक और आवश्यक कदम था, जिसके लिए उसने एक भी सिक्का खर्च नहीं किया। अब वीर के पास न केवल कुशल लोग थे, बल्कि अपार भूमि भी थी। जमीन मिलते ही वीर ने अपनी अगली चाल चली। उसने बाजार से बकरियां खरीदने में एक पल की भी ऊर्जा या पैसा बर्बाद नहीं किया। इसके बजाय वो आसपास के गांवों के छोटे छोटे चरवाहों के पास गया, जो अपनी थोड़ी सी बकरियों के लिए चरागाह, सुरक्षा और बेहतर देखभाल की कमी से जूझ रहे थे। वीर ने उन्हें एक अनूठी साझेदारी का प्रस्ताव दिया। आपकी बकरियां हमारी जमीन पर चरेंगी, वीर ने स्पष्ट किया। हम उन्हें शिकारी जानवरों और चोरों से बचाएंगे, और हमारी टीम उनकी सेहत का ध्यान रखेगी। बदले में चरवाहों को अपने शुरुआती झुंड को साझेदारी में डालना होगा।
और वीर की कंपनी केवल 2 वर्षों के भीतर होने वाली कुल नई पैदाइश बच्चों का एक निश्चित हिस्सा रखेगी। यह प्रस्ताव चरवाहों के लिए वरदान था, क्योंकि उनके पशुधन का मूल्य बिना किसी जोखिम के कई गुना बढ़ रहा था। देखते ही देखते छोटे छोटे झुंड मिलकर हजारों बकरियों के एक विशाल साम्राज्य की नींव बन गए। सब कुछ उधार के पशुधन और शुद्ध व्यावसायिक समझदारी से हासिल किया गया। वीर का अगला कदम था इस विशाल पशुधन को एक शक्तिशाली भरोसेमंद ब्रांड में बदलना। उन्होंने इसे वीर गोट्स नाम दिया। अब उनका ध्यान केवल संख्या पर नहीं, बल्कि गुणवत्ता और विपणन मार्केटिंग पर था। उन्होंने विशेष रूप से प्रशिक्षित पशु चिकित्सकों की एक टीम रखी, जो बकरियों के आहार और स्वास्थ्य को सर्वोत्तम बनाए रखती थी, जिससे उनके मांस और दूध की गुणवत्ता असाधारण हो गई। बाजार में वीर गोट्स की मांग आसमान छूने लगी। ग्राहकों को पता था कि वे सबसे प्रीमियम उत्पाद खरीद रहे हैं, और वीर ने इस विश्वसनीयता का फायदा उठाया। उन्होंने अपनी बकरियों को केवल जीवित पशुधन के रूप में नहीं देखा, बल्कि उन्हें चल फिरने वाले उत्पादन संयंत्रों के रूप में देखा। ये साझेदारी अब क्षेत्रीय पशुधन बाजार का केंद्र बन चुकी थी। हजारों बकरियां मिलकर एक ऐसी बहती हुई नदी बन गई, जिसमें हर दिन संपत्ति का नया पानी जुड़ता था। परंतु इस संपत्ति को नकद लाभ में बदलना अभी बाकी था, और इसी नकद लाभ को निकालने के लिए वीर ने अपनी अंतिम और सबसे चतुर चाल चली। वीर ने एक विशेष और अभूतपूर्व घोषणा की। उन्होंने अपनी समस्त बकरियों को सीधे बेचने की बजाय गोपालक भविष्य निधि बॉन्ड, गोटहर्ड फ्यूचर फंड बॉन्ड्स जारी किए। ये बॉन्ड निवेशकों को बकरियों के ऊन, दूध और आगामी पीढ़ी में एक सुनिश्चित हिस्सेदारी प्रदान करते थे। ये व्यापार नहीं, बल्कि विश्वास पर आधारित एक निवेश था। इस अभूतपूर्व योजना में भाग लेने के लिए खरीदारों को सबसे पहले एक विशेष ताम्र सिक्का खरीदना पड़ता था, जिसकी कीमत केवल ₹1 थी। यह सिक्का प्रवेश शुल्क या भरोसे के टोकन के रूप में कार्य करता था। इस एक छोटे से सिक्के के बदले निवेशकों को भविष्य में हजारों रुपए के लाभ का अवसर मिलता था। ये चाल ऐसी थी जिसने वीर की विशाल भौतिक संपत्ति को तुरंत नकद लाभ में बदल दिया। बाजार में उस ₹1 के सिक्के को पाने की ऐसी होड़ मची कि चंद घंटों के भीतर ही वीर के चलते फिरते उत्पादन संयंत्रों हजारों बकरियां की पूरी कीमत प्रीमियम के साथ उसके खजाने में नकद रूप में आ चुकी थी। वीर ने दिखा दिया कि बाजार में सबसे बड़ा मुनाफा बेचने से नहीं, बल्कि सही समय पर सही तरीके से हिस्सेदारी बनाने से आता है। शहर के बड़े सौदागर और पारंपरिक व्यापारी, जो वर्षों से धीरे धीरे जानवरों की खरीद बिक्री करते आ रहे थे, वीर की इस जादुई चाल से हक्के बक्के थे। वीर ने दिखाया कि पूंजी इकट्ठी करने के लिए पूरी संपत्ति को एक ही बार में बेचना जरूरी नहीं था, बल्कि उसे टुकड़ों में बांटकर भविष्य के लाभ से जोड़ना ज्यादा बुद्धिमानी है। अब वीर उन हजारों बकरियों का मालिक नहीं, बल्कि उनका कुशल संचालक, ऑपरेटर बन गया था। उसका अगला कदम और भी रणनीतिक था। हर महीने दूध, ऊन और नए मेमनों की बिक्री से जो शुद्ध मुनाफा आता, उसका एक निश्चित प्रतिशत सीधे सिक्का धारकों के खातों में जाता। वीर इसके संचालन के बदले एक छोटा पर स्थिर प्रबंधन शुल्क लेता। इस तरह वीर ने एक ही झटके में न केवल अपनी सारी पूंजी मुक्त कर ली, बल्कि बिना किसी जोखिम के भविष्य की एक सुनिश्चित आय भी बना ली। बाजार अब केवल माल की कीमत नहीं, बल्कि आइडिया की कीमत चुका रहा था। वीर का ये पूंजी मुक्त मॉडल बाजार में चर्चा का विषय बन गया। उसकी सफलता को देखते हुए आसपास के कई छोटे पशुपालक, जो पूंजी और कुशल प्रबंधन की कमी से जूझ रहे थे, खुद वीर के पास आने लगे। उन्हें अपनी बकरियां बेचने की जरूरत नहीं थी, उन्हें बस वीर का प्रबंधन चाहिए था। इस अवसर को भांपकर वीर ने अपने सिक्का धारकों के साथ अगली बैठक की। उसने प्रस्ताव रखा कि क्यों न इस सफल मॉडल को भेड़ पालन और यहां तक कि स्थानीय मधुमक्खी पालन पर भी लागू किया जाए।
विश्वास की बुनियाद इतनी मजबूत हो चुकी थी कि निवेशकों ने तुरंत हरी झंडी दे दी। वीर ने भौतिक संपत्ति, जानवरों से हटकर अपनी सारी ऊर्जा प्रबंधन की गुणवत्ता, संचालन की पारदर्शिता और बाजार के सही मूल्यांकन पर लगा दी। जल्द ही वीर अब केवल हजारों बकरियों का नहीं, बल्कि पूरे इलाके के कृषि और पशुधन संचालन का एक अदृश्य पर अत्यंत शक्तिशाली नेटवर्क कंट्रोलर बन चुका था। उसका एक सिक्का अब हजारों नई संभावनाएं पैदा कर रहा था। ये जादू नहीं, विशुद्ध आर्थिक अकलत थी। वीर ने तुरंत ही अपने नेटवर्क में मानकीकरण, स्टैंडर्डाइजेशन की प्रक्रिया शुरू की। उसके अधीन आने वाले सभी उत्पादकों के लिए गुणवत्ता नियंत्रण, पैकेजिंग और मूल्य निर्धारण के सख्त नियम लागू किए गए। इस कदम से बाजार में फैली अस्थिरता खत्म हुई, जिससे बड़े खरीदारों और निर्यातकों का विश्वास मजबूत हुआ। अगले चरण में वीर ने स्थानीय लॉजिस्टिक्स और शीत भंडारण, कोल्ड स्टोरेज की अक्षमताओं को दूर करने पर ध्यान केंद्रित किया। उसने एक सामुदायिक निवेश फंड बनाया, जिसमें हर किसान अपने मुनाफे का एक छोटा हिस्सा डालता था। इस फंड का उपयोग आधुनिक परिवहन और भंडारण सुविधाओं के निर्माण में किया गया। छोटे किसान, जो पहले बिचौलियों के शोषण का शिकार थे, अब सीधे बड़े शहरों और अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जुड़ गए। वीर का सिक्का केवल बकरियों की गिनती नहीं कर रहा था, बल्कि पूरे कृषि पारिस्थितिकी तंत्र को एक अटूट आर्थिक डोर से बांध रहा था। ये संगठनात्मक शक्ति ही उसकी सबसे बड़ी दौलत थी। इस नए संगठन ने जल्द ही फल देना शुरू कर दिया। बिचौलियों के हटने से बाजार की अस्थिरता, वॉलेटिलिटी कम हुई और बकरी उत्पाद की कीमतें स्थिर हो गई। अब हर किसान निश्चिंत था कि उसे अपनी मेहनत का पूरा मूल्य मिलेगा। वीर ने सामुदायिक फंड का अगला चरण शुरू किया। पशुधन, लाइवस्टॉक की नस्ल सुधार और स्वास्थ्य पर निवेश। उसने विशेषज्ञ पशु चिकित्सकों को नियुक्त किया और वीर ब्रांड की बकरियों को उनकी उच्च गुणवत्ता के लिए बाजार में पहचान मिलनी शुरू हो गई। जहां पहले किसानों को अपनी बकरी औने पौने दामों पर बेचनी पड़ती थी, वहीं अब बड़े व्यापारी सीधे वीर के संगठित समूह से संपर्क साधने लगे। वो एक सिक्का सचमुच समृद्धि का बीज बन चुका था, जिसने ज्ञान और सामूहिक प्रयास की उर्वरक भूमि पर हजारों लाभ के पेड़ उगा दिए थे। ये केवल बकरियों की संख्या का खेल नहीं था, ये आर्थिक न्याय की नींव थी। वीर ने सफलता को केवल अपने गांव तक सीमित नहीं रखा। उसने आसपास के साथ और गांवों के छोटे किसानों को अपने समूह में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। वीर मॉडल की सबसे बड़ी खासियत थी उसका पारदर्शी व्यापार और ज्ञान का मुफ्त आदान प्रदान। हर नए समूह को नस्ल सुधार की वही तकनीक, स्वास्थ्य देखभाल की वही योजना और बाजार संपर्क की वही रणनीति दी जाती थी। जल्द ही वीर ब्रांड केवल एक नाम नहीं रहा, बल्कि ये ग्रामीण उद्यमिता और आत्मविश्वास का प्रतीक बन गया। जिन लोगों ने पहले एक सिक्के को ताबीज समझा था, वे अब गणित और मेहनत के सूत्र को पूजने लगे। वीर ने मंचों से हमेशा यही संदेश दिया, बकरी को खुला मत छोड़ो, उसे शिक्षा दो। एक सिक्का तुम्हें क्षणिक सुख दे सकता है, लेकिन सही ज्ञान हजारों पीढ़ियों की समृद्धि का दरवाजा खोलता है। हमारी बकरियां मजबूत है क्योंकि हमारी अक्ल मजबूत है। ये आर्थिक क्रांति थी, न कि कोई चमत्कार। कुछ ही सालों में वो छोटा सा गांव, जिसे कभी गरीबों का डेरा कहा जाता था, अब बकरियों का स्वर्ण द्वीप बन चुका था। वीर के पास अब व्यक्तिगत रूप से 1000 बकरियां नहीं थी, बल्कि उनके सहकारी मॉडल में जुड़े सैकड़ों किसानों के पास थी। ये सामूहिक समृद्धि थी। इस अभूतपूर्व सफलता की गूंज पड़ोसी राज्यों और बड़े व्यापारिक केंद्रों तक पहुंची। राजधानी से बड़े बड़े व्यापारी, विशेषज्ञ और यहां तक कि राज्य के वित्त अधिकारी भी ये देखने आए कि कैसे एक मामूली चरवाहा आर्थिक विकास का इंजन बन गया है। वीर ने उन्हें कोई गुप्त मंत्र या तांत्रिक अनुष्ठान नहीं दिखाया। उन्होंने केवल एक विशाल बहीखाता सामने रखा, जिसमें मुनाफे के जटिल समीकरण, लागत प्रबंधन
और बाजार विश्लेषण के आंकड़े साफ साफ दर्ज थे। वीर की ये आर्थिक क्रांति अब देश के लिए एक प्रेरणादायक उदाहरण बन चुकी थी। वीर ने सिर उठाकर आए हुए अतिथियों को देखा। महोदय, उन्होंने शांत स्वर में कहा, ये अंक केवल लाभहानि नहीं बताते, ये बताते हैं कि हमने हर बकरी को एक चलता फिरता उद्योग माना। एक सिक्का केवल शुरुआत थी, असली खेल था धैर्य और पुनर्निवेश का। मैंने दूध, ऊन और खाद जैसे छोटे छोटे उत्पादों को कभी व्यर्थ नहीं जाने दिया। हर छोटी बचत अगले चरण के लिए बीज बनी। वीर की ये व्याख्या सुनकर वित्त अधिकारियों की आंखें खुल गई। उन्होंने महसूस किया कि ये मॉडल केवल बकरियों के लिए नहीं, बल्कि पूरे राज्य के छोटे और मध्यम उद्योगों के लिए लागू किया जा सकता है। ये विकेंद्रीकृत मॉडल ग्रामीण क्षमता को जगाने का एक सशक्त मार्ग था। राजधानी लौटकर उन्होंने तुरंत एक वीर मॉडल विकास योजना लागू करने का प्रस्ताव रखा, जिससे राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को अभूतपूर्व बल मिला। अब वीर सिर्फ चरवाहा नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बन चुका था। वीर मॉडल ने सचमुच में राज्य की तस्वीर बदल दी। अब छोटी छोटी पूंजी से शुरू हुए सैकड़ों ग्रामोद्योग फल फूल रहे थे। सूत कातने वालों ने छोटी कपड़ा मिलें खोल ली थी, और कुम्हारों के चाक से अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए मिट्टी के बर्तन बन रहे थे। राजधानी से दूर ग्रामीण अर्थव्यवस्था ने अपनी धुरी स्वयं तय कर ली थी। वीर अब ग्राम प्रेरणा दूत बन चुका था। उसने अपनी पुरानी झोंपड़ी नहीं छोड़ी और हर दूसरे दिन दूर दराज के गांवों का दौरा करता, ये सुनिश्चित करने के लिए कि उसका मॉडल केवल सरकारी कागजों तक सीमित न रहे। उसका संदेश सरल था, सिक्का छोटा हो सकता है, पर सोच बड़ी होनी चाहिए। उसकी कहानी जल्द ही पड़ोसी राज्यों में भी फैलने लगी, जहां गरीबी और पलायन की समस्याएं चरम पर थी। अब चुनौती राष्ट्रीय स्तर की थी। क्या वीर का ये अक्ल का जादू पड़ोसी राज्यों के लिए भी काम कर पाएगा, जहां के वित्तीय अधिकारी इस विकेंद्रीकरण पर संदेह करते थे? ये सवाल हवा में गूंज रहा था। वीर को पड़ोसी राज्य रूपनगर बुलाया गया, जहां वित्त सचिव श्रीकांत राव अपनी पुरानी केंद्रीकृत नीतियों पर अटल थे। मीटिंग हॉल ठंडा और औपचारिक था। राव ने सीधे चुनौती दी, वीर, तुम्हारा ये एक सिक्का वाला खेल केवल भावुकता है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था इस तरह के छोटे अस्थिर प्रयोगों पर निर्भर नहीं कर सकती। वीर ने शांत रहकर राव के कागजात की ओर इशारा किया, साहेब, ये आपकी सैद्धांतिक फाइलें हैं। फिर उसने अपने साथ लाए 8 साधारण किसानों को आगे बढ़ाया, और ये मेरे कागज हैं। उन किसानों में से हर एक ने अपनी सफलता की कहानी सुनाई, कैसे उन्होंने छोटे से ऋण और वीर की विकेंद्रीकृत मॉडल का उपयोग किया। उनके संयुक्त बाड़े में अब 1200 से अधिक बकरियां थी, और वे अपने गांव के सहकारी बाजार का प्रबंधन कर रहे थे। वीर ने निष्कर्ष दिया, विकेंद्रीकरण अस्थिरता नहीं, नींव है। ये सिक्का सिर्फ एक शुरुआत था, राव साहेब। असली जादू लोगों के भरोसे और उनकी अक्ल में है, जिसे आपने कागजों में दबा रखा है। राव का संदेह अब आश्चर्य में बदल रहा था। राव साहेब ने धीरे से मेज पर रखे कागजों को उठाया। उनकी उंगलियां उन सरकारी मुहरों को छू रही थी, जो अब उन्हें खोखली लग रही थी। ये असाधारण है, वीर, उन्होंने स्वीकार किया, लेकिन उनके माथे पर अभी भी एक हल्की शिकन थी। पर यह गांव का स्तर है। बड़े बाजार, बैंकों और नियामक ढांचों के लिए यह मॉडल कैसे काम करेगा? क्या तुम इस अक्ल को पूरे जिले के पैमाने पर लागू कर पाओगे? बड़े जोखिम बड़ी पूंजी मांगते हैं। वीर ने आत्मविश्वास से आंखें मिलाई। सरल है, राव साहिब। जो आपने इन कागजों में दबा रखा है, उसे खोल दीजिए। भरोसे को पूंजी बनाइए। विकेंद्रीकृत मॉडल जिले के लिए और भी जरूरी है, क्योंकि ये जोखिम को बांटता है और हर व्यक्ति को उद्यमी बनाता है। ये सिर्फ बकरियों का हिसाब नहीं है, ये एक स्वावलंबी अर्थव्यवस्था की नींव है, जहां हर सिक्का अपनी जगह पर काम करता है। अब फैसला आपका है कि आप सिर्फ
कागजों पर भरोसा करते हैं या अकलक पर? राव साहेब चुप्पी साध गए। इस व्यवस्था का सीधा परिणाम ये था कि 1000 बकरियां अब केवल एक संख्या नहीं थी, बल्कि सामूहिक वित्तीय शक्ति का प्रतीक बन गई थी। संघ ने स्पष्ट नीति बनाई। मुनाफे का 1/3 हिस्सा चरवाहों के प्रशिक्षण और पशुओं के स्वास्थ्य बीमा पर खर्च होगा, जबकि शेष पूंजी से उन्होंने आधुनिक प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित की। उन्होंने ऊन धोने, काटने और रंगने का काम स्वयं शुरू कर दिया। अब वे कच्चा माल नहीं, बल्कि बेहतरीन गुणवत्ता के तैयार ऊनी वस्त्र बाजार में उतारते थे। वे विक्रेता नहीं रहे, वे ब्रांड निर्माता बन गए। बाजार की शक्तियों को समझने और एक सिक्का की विश्वसनीयता बनाए रखने के कारण उन्हें किसी बिचौलिए की जरूरत नहीं पड़ी। वह एक सिक्का सिर्फ एक गारंटी नहीं था, वो आत्मनिर्भरता और अनियंत्रित मुनाफे की चाबी था। यह स्पष्ट था, जादू बकरियों की संख्या में नहीं, बल्कि उनके संगठित मस्तिष्क की शक्ति में था, जिसने वर्षों की गरीबी को समृद्धि की सुनहरी चादर से ढक दिया। जल्द ही एक सिक्का गारंटी की विश्वसनीयता आसपास के सभी जिलों में चर्चा का विषय बन गई। बाजार के अन्य व्यापारियों ने देखा कि ये बुनकर न केवल बेहतरीन दाम दे रहे हैं, बल्कि उनकी प्रणाली पारदर्शी और भरोसेमंद है। परिणाम स्वरूप छोटे चरवाहों के समूह स्वेच्छा से उनके साथ जुड़ने लगे। उन्होंने अपनी बकरियों को पूंजी के रूप में इस नए संगठित चरवाहा संघ में लगाना शुरू कर दिया। ये एक विकेंद्रीकृत साझेदारी थी, जिसमें हर चरवाहा मुनाफे का हिस्सा और एक सिक्का की गारंटी पाता था। अब उन्हें बकरियां खरीदनी नहीं पड़ी, बकरियां खुद ब खुद उनके व्यवसाय की ओर आकर्षित होने लगी। देखते ही देखते उनकी बकरियों की गिनती हजारों से भी आगे निकल गई। वह एक सिक्का अब केवल ऊनी वस्त्र की गुणवत्ता का प्रतीक नहीं था, बल्कि एक आर्थिक दर्शन की नींव था। एक ऐसा दर्शन जिसने सिद्ध कर दिया कि दूरदर्शिता और सामूहिक अक्ल किसी भी जादुई चमत्कार से ज्यादा शक्तिशाली होती है। पड़ोसी रियासतों के राजा और बड़े व्यापारी इस अकल्पनीय वृद्धि को देखकर चकित रह गए। उन्होंने ये जानने के लिए अपने चतुर दूत भेजे कि वो साधारण चरवाहा कौन सा गुप्त मंत्र या जादुई टोटका इस्तेमाल कर रहा है, जिसके कारण उसकी संपत्ति इस कदर बढ़ गई। जब दूतों ने उससे पूछा कि उसने इतनी जल्दी, बिना किसी बड़े कर्ज के, इतनी दौलत और बकरियां कैसे इकट्ठी कर ली, तो उस चरवाहे, जिसका नाम अब सिक्का मालिक पड़ चुका था, ने विनम्रता से उन्हें अपने बाड़े के बीच बने एक छोटे से पत्थर की ओर इशारा किया। पत्थर पर साफ साफ लिखा था, एक सिक्का, साझा लाभ, पूर्ण विश्वास। जादू मंत्रों में नहीं होता, सिक्का मालिक ने शांत स्वर में कहा, जादू दूरदर्शिता में है। हमने बकरियों को अपनी निजी संपत्ति नहीं, बल्कि साझेदारी का आधार माना। जब आप लोगों के श्रम का सम्मान करते हैं और उन्हें सुरक्षा देते हैं, तो लाभ स्वयं चलकर आता है। ये केवल बकरियों का झुंड नहीं है, ये हजारों परिवारों का एकजुट विश्वास है, जो एक छोटे से सिक्के से शुरू हुआ। उनकी सफलता अब ग्रामीण अर्थशास्त्र का एक नया अध्याय बन चुकी थी। गांव वालों ने सिर झुकाकर उस विचार की शक्ति को स्वीकार किया। वे अब समझ चुके थे कि एक छोटा सिक्का सिर्फ धातु का टुकड़ा नहीं था, वो एक अटल समझौता था, श्रम, ईमानदारी और सामूहिक विकास का प्रतीक। जहां पहले हर कोई अपनी अपनी बकरी को छिपाता था, वही अब हजारों बकरियां खुले चरवाहों पर चरती थी, क्योंकि हर चरवाहा जानता था कि झुंड में उसका हिस्सा सुरक्षित है। इस साझेदारी ने केवल संपत्ति ही नहीं बढ़ाई, बल्कि समुदाय को भी मजबूत किया। मुनाफे का एक निश्चित हिस्सा बच्चों की शिक्षा और गांव के जल प्रबंधन के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। इस सफल मॉडल ने आसपास के गांवों को भी प्रेरित किया, और जल्द ही पूरे क्षेत्र ने निजी लालच की बजाय साझा लाभ के सिद्धांत को अपना लिया। सिक्का मालिक की कहानी पूरे क्षेत्र में गूंज उठी, ये साबित करते हुए कि सबसे बड़ा धन व्यक्तिगत संग्रह में नहीं, बल्कि विश्वसनीय और न्यायसंगत वितरण में छिपा होता है। उन्होंने सिद्ध कर दिया कि दूरदर्शिता और नैतिकता ही असली खजाना है।
वक्त बीता और सिक्का मालिक अब सिर्फ व्यापारी नहीं बल्कि क्षेत्र के मार्गदर्शक बन गए। उनकी बुद्धिमानी और नैतिकता की कहानियां दूर दूर तक फैल गई। लोग उन्हें विजन गुरु कहकर बुलाने लगे। उनके पास अब न केवल 1000 बकरियां थी बल्कि हजारों लोगों का अटूट विश्वास था। एक दिन एक जिज्ञासु नौजवान ने उनसे पूछा, इतनी बड़ी सफलता के बाद भी आप उस पहले सिक्के को इतनी श्रद्धा से संभाल कर क्यों रखते हैं? सिक्का मालिक ने प्रेम से उस चमकदार साधारण सिक्के को देखा और कहा, यह सिर्फ धातु नहीं, ये लालच और अक्ल के बीच का अंतर है। लालची व्यक्ति इस एक सिक्के को अपने लिए छुपा लेता ताकि वो व्यक्तिगत रूप से अमीर बन सके, पर मैंने इसे साझा किया ताकि ये सबकी समृद्धि का आधार बने। ये सिक्का बताता है कि संसाधन कितने भी छोटे क्यों न हों, यदि उन्हें न्याय और दूरदर्शिता के साथ इस्तेमाल किया जाए तो वे हजारों बकरियों और उससे भी ज्यादा भरोसे का साम्राज्य खड़ा कर सकते हैं। उनकी ये सीख पीढ़ियों तक गांव के नैतिक आधार के रूप में स्थापित हो गई। उस एक सिक्के की नींव पर गांव वालों ने तुरंत सहयोग कोष, म्यूचुअल एड फंड का निर्माण किया। ये कोष केवल पैसे का नहीं बल्कि साझा श्रम और विश्वास का भंडार था। हर परिवार अपनी क्षमता अनुसार थोड़ा सा योगदान देता, चाहे वो कुछ मुट्ठी अनाज हो या फिर सप्ताह में एक दिन का निःशुल्क श्रम। शुरुआती निवेश बहुत छोटा था। उन्होंने पहली 2 बकरियां खरीदी, मगर उन बकरियों को किसी एक व्यक्ति की संपत्ति नहीं माना गया बल्कि उन्हें सामुदायिक धन घोषित किया गया। उनके दूध को सभी बच्चों के लिए बांटा गया और उनके मेमनों को धीरे धीरे व्यापार और झुंड को बढ़ाने में लगाया गया। ये एक ऐसा चक्र था जिसमें लालच का कोई स्थान नहीं था, केवल वृद्धि और देखभाल थी। वर्षों के भीतर न्यायपूर्ण वितरण और सामूहिक जिम्मेदारी के कारण वो छोटा झुंड सचमुच एक समृद्ध विरासत में बदल गया, जिससे गांव की गरीबी हमेशा के लिए मिट गई। सिक्के ने नहीं बल्कि साझा अक्ल और भरोसे ने ये क्रांति लाई थी। उस सफलता ने केवल बकरियों की संख्या नहीं बढ़ाई बल्कि गांव के लोगों में एक नई तरह की बुद्धिमत्ता विकसित की। उन्होंने समझा कि सच्चा धन जमीन या सोने में नहीं बल्कि भरोसे और सामूहिक सहयोग में निहित है। आसपास के गांवों ने, जो अभी भी व्यक्तिगत संपत्ति के लालच और संघर्ष की पुरानी व्यवस्था से जूझ रहे थे, इस अक्लमंद गांव से सीख लेनी शुरू कर दी। उन्होंने देखा कि जब हर हाथ काम करता है और हर पेट भरता है तो पूरा समाज मजबूत होता है। बकरियों के दूध से आई अतिरिक्त आय को बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं पर लगाया गया, जिससे एक ऐसी मजबूत नींव बनी जो कभी डगमगा नहीं सकती थी। उस एक सिक्के की कहानी अब केवल एक किस्सा नहीं थी बल्कि ये गांव के संविधान का पहला नियम बन गई थी। सामुदायिक जिम्मेदारी ही सबसे बड़ी पूंजी है। गांव की समृद्धि का रहस्य अब बकरियां नहीं बल्कि उनका साझा दृष्टिकोण था। गांव की ये अनूठी सफलता दूर दूर तक फैल गई। बड़े बड़े व्यापारी, अर्थशास्त्री और यहां तक कि पड़ोसी राज्यों के नीति निर्माता भी ये जानने के लिए आने लगे कि एक सिक्के से 1000 बकरियां कैसे आईं। वे गांव में कोई जादुई टोना, कोई गुप्त खजाना या चमत्कार की उम्मीद लेकर आते थे, लेकिन उन्हें सिर्फ एक ही चीज मिलती थी, दीवारों पर लिखे साधारण नियम, खेतों में मेहनत करते संतुष्ट लोग और बच्चों की खिलखिलाती हंसी। सरपंच, जो अब इस कहानी के सम्मानित गुरु बन चुके थे, सबको एक ही जवाब देते थे, जादू बकरियों में नहीं था। जादू उस सामूहिक विश्वास में था कि जब हम सब मिलकर काम करेंगे तो दौलत अपने आप गुणा हो जाएगी। अक्लमंद गांव अब सिर्फ एक भौगोलिक स्थान नहीं था, ये एक विचार बन चुका था, एक जीवंत प्रमाण की सामूहिक बुद्धिमत्ता हमेशा व्यक्तिगत लालच से बड़ी होती है, और ये कि सबसे बड़ा निवेश पैसों में नहीं बल्कि भरोसे में किया जाता है। अक्लमंद गांव की ये अद्भुत कहानी दूर दूर तक फैली। पड़ोसी राज्यों के व्यापारी और धनी जमींदार अक्सर ये रहस्य जानने आते थे कि कैसे एक सिक्का इतनी समृद्धि का आधार बन सकता है। एक बार महाराजापुर के अत्यंत धूर्त और लालची सेठ धर्मपाल ने गांव का दौरा किया।
वो सोने से लदी पालकी में आया और सीधे सरपंच के पास पहुंचा। सेठ ने गर्व से कहा, मैं अपना सारा धन लगा सकता हूं, लेकिन मुझे वो एक जादुई सिक्का चाहिए जिसने बकरियों को गुणा किया। सरपंच मुस्कुराए। उन्होंने सेठ को एक खाली खेत दिखाया जहां बच्चे खेल रहे थे। सेठ जी, उन्होंने विनम्रता से कहा, वो सिक्का किसी संदूक में नहीं रखा, वो आज भी हर व्यक्ति के हृदय में रखा है। ईमानदारी, श्रम और सहभागिता का सिक्का। दौलत गिनने से नहीं, बांटने से बढ़ती है। सेठ धर्मपाल ये समझ नहीं पाया, पर गांव वाले समझ चुके थे कि उनका सच्चा खजाना क्या है। सेठ धर्मपाल की भौहें तंग गई। बातें अच्छी हैं, सरपंच जी, पर मुझे जरा हिसाब समझाओ। ईमानदारी से बकरियां खरीदी नहीं जाती। सरपंच ने एक युवा चरवाहे, जिसका नाम मंगल था, उसे आगे बुलाया। सेठ जी, मंगल के पास पहले केवल 2 बकरियां थी, लेकिन जब गांव के हर परिवार ने ये सिक्कास दिया, यानी अपनी मेहनत और थोड़ा सा शुरुआती निवेश, तो हमने एक साझा चारागाह तैयार किया। मंगल ने बिना लालच के सबसे अच्छी नस्लों की देखभाल की। मुनाफा बांटा गया, पर उसका बड़ा हिस्सा फिर से चारे और नस्ल सुधार पर लगा दिया गया। ये अकेला सिक्का नहीं था, ये था विश्वास जिसे हर हाथ ने मिलकर खर्च किया। यहां जादू नहीं, व्यवस्थित सहकारिता और दूरदर्शिता थी। मंगल ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। अब सेठ धर्मपाल को पहली बार समझ आया कि उन्होंने केवल बकरियां नहीं खोजी थी, बल्कि एक संपूर्ण आर्थिक चक्र खोजा था। सेठ धर्मपाल की आंखें अब लालच से नहीं, आश्चर्य और सम्मान से चमकी। उन्होंने गहरी सांस ली। मंगल, तुम सही कहते हो। मैंने हमेशा सिक्कों को गिना, लेकिन तुमने सिक्कों के पीछे के सिद्धांत को समझा। मेरा ध्यान हमेशा इस बात पर था कि आज मुझे तत्काल क्या मिलेगा, और तुम्हारा ध्यान इस बात पर कि कल मेरे पास सबके पास क्या होगा, टिकाऊ विकास। इसी अंतर ने मुझे कंगाल किया और तुम्हें समृद्धि दी। मंगल ने जमीन पर रखी एक लकड़ी उठाई और उस पर एक वृत्त बनाया। सेठ जी, वो अकेला सिक्का एक बीज की तरह होता है। यदि आप उसे तुरंत बेच देंगे तो आपको थोड़ी सी कीमत मिलेगी, लेकिन यदि आप उसे जमीन में गाड़कर पानी और साझा प्रयास से सींचेंगे तो वो हजारों बकरियों का पूरा वन बन जाएगा। वह अकेला सिक्का जब अक्ल और विश्वास का निवेश पाता है तो वो केवल संख्या नहीं बढ़ाता, बल्कि आत्मनिर्भरता का चक्र शुरू कर देता है। जादू बकरियों की संख्या में नहीं, बल्कि इस चक्र को समझने में था। सेठ जी की आंखें, जो पहले केवल हिसाब किताब देखती थीं, अब एक नए विचार की गहराई को समझने लगी थी। उन्होंने जमीन पर बने वृत्त को देखा और धीरे से सिर हिलाया। मंगल, तुम्हारी बात में गहरा सत्य है, पर सवाल यह है कि इस बीज को कहाँ बोया जाए। मेरे पास तो अभी केवल वह एक सिक्का और तुम्हारी ये प्रेरणा ही है। मंगल मुस्कुराया। उसने लकड़ी से वृत्त के बीचों बीच एक छोटा सा बिंदु बनाया। बीज बोने की जगह आपकी प्रतिष्ठा है, सेठ जी। हम उस सिक्के को गांव के 10 सबसे मेहनती पर गरीब चरवाहों के विश्वास पर निवेश करेंगे। ये सिक्का उनकी पहली पूंजी, उनका पहला चारा और सुरक्षा बनेगा। हम हर चरवाहे से वादा लेंगे कि वो अपनी पहली संतान, यानी पहली बकरी, को बेचकर मूलधन हमें वापस करेगा। ये साझेदारी की नींव होगी, न कि दान की। इसी तरह वो चक्र शुरू होगा। सेठ जी की आंखें चमक उठीं। ये विचार उन्हें केवल व्यापारिक ही नहीं, बल्कि मानवीय भी लगा। ये साझेदारी की नींव होगी, न कि दान की। मंगल, ये तुम्हारा अक्ल का निवेश है। मुझे तुम्हारी योजना स्वीकार है। सेठ ने तुरंत वो एक सिक्का मंगल को सौंप दिया। अगले ही सप्ताह गांव के 10 सबसे मेहनती चरवाहों को वो विश्वास का सिक्का मिला। ये उनकी पहली पूंजी थी। इस छोटे से निवेश ने उनके भीतर अपनी किस्मत बदलने का आत्मविश्वास भर दिया। ठीक 6 महीनों बाद, जब हर चरवाहे की पहली संतान
अर्थात पहली बकरी का बच्चा बड़ा हुआ तो पहला चरवाहा अपना वादा निभाने सेठ जी के द्वार पर पहुंचा। उसने मूल सिक्के की कीमत और सम्मान वापस किया। वो अब केवल एक बकरी का मालिक नहीं था, बल्कि एक चलती फिरती संपत्ति का स्वामी बन चुका था। अब वो सिक्का केवल एक नहीं रहा, वो 10 नए चरवाहों को प्रेरित करने की क्षमता के साथ वापस आया था। ये पहला चक्र था, एक सिक्के का 10 नए साझेदारों में बदल जाना। सेठ जी इस प्रयोग की सफलता और चरवाहों की ईमानदारी से अभिभूत थे। ये सिक्का अब केवल धातु का एक टुकड़ा नहीं, बल्कि सत्यापित आत्मविश्वास का प्रतीक बन चुका था। अगले ही दिन सेठ जी ने उस लौटे हुए सिक्के को और स्वयं के निवेश से 9 अतिरिक्त सिक्कों को तुरंत 10 नए चरवाहों में बांट दिया। शर्त वही रही, विश्वास, मेहनत और पहली संतान का वापस करना। ठीक 6 महीने बाद जब दूसरा चक्र पूरा हुआ तो केवल 10 सिक्के नहीं लौटे। इस बार 10 अलग अलग दिशाओं से 10 सफल कहानियों के साथ पूरे 10 सिक्के सेठ जी के पास वापस आए। गांव की हवा में अब निराशा नहीं, बल्कि उद्यम और समृद्धि की गंध थी। पहला चरवाहा अब 20 बकरियों का स्वामी था और उसके पीछे पीछे 10 नए चरवाहे भी अपनी संपत्ति खड़ी कर चुके थे। सेठ जी ने तुरंत गणित लगाया, 10 सिक्के वापस आए हैं। अब अगला चरण 100 चरवाहों को प्रेरित करने का था। यह निवेश का नहीं, बल्कि तेजी से बढ़ती हुई भरोसे की फैक्ट्री का मॉडल था। सेठ जी ने तुरंत गांव के उन 10 सफल चरवाहों की एक विशेष बैठक बुलाई। उन्होंने अपनी योजना साझा की। सफलता का पहला पाठ हो चुका है। अब हम 100 चरवाहों तक पहुंचेंगे, लेकिन मेरे पास से 100 सिक्के नहीं जाएंगे। सेठ जी ने समझाया कि असली पूंजी अब सिक्का नहीं, बल्कि इन 10 लोगों का सफल अनुभव और उनका विश्वास है। तुम सब अब मेरे दूत हो। प्रत्येक व्यक्ति अपने आसपास के 10 सबसे मेहनती लेकिन साधनहीन लोगों को चुनेगा और उन्हें एक एक सिक्का देगा। तुम उनकी सफलता के पहले मार्गदर्शक और गारंटर बनोगे। ये भरोसे की फैक्ट्री का दूसरा और सबसे निर्णायक कदम था। अब निवेश ऊपर से नहीं आ रहा था, बल्कि सफलता की जड़ से फैल रहा था। 10 सफल चरवाहों ने तुरंत ये जिम्मेदारी स्वीकार की। वे जानते थे कि उनकी खुद की प्रतिष्ठा अब उन 100 नए उद्यमियों की सफलता पर निर्भर करती है। अगले कुछ हफ्तों में गांव में एक अभूतपूर्व हलचल मच गई। सिक्का अब केवल बकरी खरीदने का साधन नहीं, बल्कि सम्मान और जिम्मेदारी का प्रतीक बन चुका था। एक महीना भी पूरा नहीं हुआ था कि 100 नए उद्यमियों ने अपने शुरुआती झुंडों को सफलतापूर्वक दोगुना कर लिया। यह चमत्कार इसलिए संभव हुआ क्योंकि 10 गारंटर पूरी निगरानी और मार्गदर्शन कर रहे थे। वे केवल पैसे के गारंटर नहीं, बल्कि ज्ञान के भी संरक्षक थे। वे बाजार भाव, पशु पोषण और स्वास्थ्य की जानकारी तुरंत नए चरवाहों तक पहुंचाते थे। इस तेजी से आई सफलता ने भरोसे की फैक्ट्री की साख को अटूट बना दिया। अब आत्मविश्वास केवल कुछ लोगों तक सीमित नहीं था, यह पूरे गांव की सामूहिक शक्ति बन गया था। अगले ही हफ्ते गांव की पंचायत ने एक और विशाल घोषणा की। 100 सफल चरवाहे अब मिलकर 1000 नए जरूरतमंद परिवारों को प्रारंभिक पूंजी प्रदान करेंगे। सिक्का अब एक सरल गणित का उपकरण बन गया था, जो बिना किसी सरकारी हस्तक्षेप या भारी ब्याज के हर परिवार को गरीबी के जाल से बाहर निकाल रहा था। यह जादू नहीं था, यह सामाजिक निवेश का सबसे बुद्धिमत्तापूर्ण मॉडल था, जिसने चंद सिक्कों को देखते ही देखते 1000 बकरियों में बदल दिया।